हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्राउंड में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैथ का 25 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। दोस्तों, यहाँ पर आपका मैथ का टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको 25 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अंत में बताना कि क्या इस 25 प्रश्नों का आंसर आप पहले से दे सकते थे, या फिर इस 25 प्रश्नों का सोल्यूशन आप पहले से कर सकते थे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैथ टेस्ट पेपर यानी कि मैट्रिक एग्जाम 25 नंबर आपके हाथ में रहेगा इस बार के परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों याद रखना हमेशा के लिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो 2 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। दोस्तों याद रखना, असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होती है। जीरो होती है, प्रायिकता को हम लोग इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होती है। और इसी में पूछ दे कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो आप लोग एक बता देना, क्योंकि संभव घटना की प्रायिकता एक होती है और असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर प्रश्नों को आप ध्यान से सोल्यूशन कीजिएगा। दोस्तों यह 3 नंबर प्रश्न है कि यदि tan a इक्वल टू √3, तो a का मान क्या होगा। ठीक है, tan a बराबर √3 दिया है, तो a का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको कैसे इसको सोल्यूशन करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप tan a इक्वल टू क्या दिया है, तो tan a इक्वल टू √3 दिया है। तो tan √3 कितना का मान होता है, tan कितना का, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। √3 tan 60 का मान होता है, तो यहाँ पर tan 60 रख देंगे, और LHS और RHS में tan कट जाएगा, तो a बराबर 60 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए तो कहाँ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -4,3 किस पाद में स्थित है। बिंदु -4,3 किस पाद में स्थित है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको चार्ट में बताया था कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। इसके लिए एक आपको चार्ट बताया गया था, जैसे ऐसे इसका चार्ट था। ये वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, और ये पहला आपका घर हो गया, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर और ये चौथा घर। ठीक है, और पहले घर में प्लस प्लस होता है, तो दूसरे घर में माइनस प्लस होता है। ठीक है, और तीसरे घर में माइनस माइनस होता है, और चौथे घर में प्लस माइनस होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, आपको सिर्फ चिन्ह पहचानना है, आपको अंक नहीं पहचानना है, चिन्ह पहचानना है। तो चिन्ह है माइनस कमा प्लस। चिन्ह क्या है, माइनस कमा प्लस। तो माइनस कमा प्लस ऑप्शन आपका देखिए तो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, द्वितीय पाद, यानी कि माइनस प्लस द्वितीय पाद में है यहाँ पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पाद। ठीक है, आप लोग याद रखना। 5 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। दोस्तों आप लोगों को मैं बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक है, यहाँ पर द्विघात बहुपद कह रहा है, तो इसके शून्यक भी 2 ही होगा। ठीक, क्या होगा, 2 होगा। अगर त्रिघात बहुपद का है तब उसका शून्यक क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि cot 90 - a बराबर है। cot 90 - a बराबर है। दोस्तों आप लोग फार्मूला में याद किए होंगे कि cot 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। cot 90 - a इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर दोस्तों देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड में यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि पाई है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर हम पाई का मान रख दें, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 22/7 एक पूर्णांक के रूप में आ गया। तो कोई भी संख्या अगर पूर्णांक के रूप में हो तो वो एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पाई कह रहा है, तो पाई अपरिमेय संख्या होगा, और इसका मान रखेंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग अनुमानित किए हैं, यानी कि सिर्फ हम लोग इसका तुलना किए हैं। इसका पूरा मान 22/7 नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग सिर्फ तुलना किए हैं। अगर अगला प्रश्न देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर
दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्नों का आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे मान लेते हैं कि यह वृत्त हो गया और एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो वृत्त पर जो स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं वो सिर्फ एक ही बिंदु से ना होकर स्पर्श रेखा गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु से ही स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है। वृत्त के एक ही बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है, दो बिंदु पर नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है, ये तो प्रश्न आपके बोर्ड में हर बार आता है। यह प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर में है कि एक्स अक्ष का नियामक क्या होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि एक्स अक्ष का नियामक क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर एक्स अक्ष का नियामक पूछ रहा है, नियामक का मतलब हुआ निर्देशांक या फिर भुज या फिर नियामक, ठीक है। तो याद रखना एक्स अक्ष का नियामक क्या होता है, x,0 होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एक्स अक्ष का नियामक क्या होता है, x,0 होता है। अगर y अक्ष का नियामक पूछे तो आप लोग 0,y बताना, ठीक है। y,0 मत बताना, क्योंकि y अक्ष का नियामक 0,y होता है और जबकि x अक्ष का नियामक x,0 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए तो 11 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2,-3 में भुज का मान क्या है। तो दोस्तों आप लोग याद रखना, कोई भी बिंदु हो, जैसे मान लेते हैं कि x, y है। अगर x, y में हम आपसे पूछे कि इसमें भुज का मान क्या होगा, तो आप लोग बताना x जो होता है वो भुज होता है और y जो होता है वो कोटि होता है। तो हम लोग पहले वाले को भुज कहते हैं और दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। तो याद रखना यहाँ पर जो बिंदु दिया है 2,-3, उसमें आपका भुज का मान क्या हो जाएगा, आप ही बताइएगा तो कमेंट करके। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, क्योंकि भुज का मान 1 नंबर में दिया है तो ए ही होगा, यानी कि 2 होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों अब 12 नंबर देखिए तो दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये वृत्त से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। यह वृत्त से संबंधित प्रश्न है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो याद रखना दोस्तों, मान लेते हैं कि यह एक वृत्त हो गया और कह रहा है कि किस वृत्त के बाह्य बिंदु, तो यह एक वृत्त हो गया, इसके बाह्य यानी कि बाहर इसके एक हम बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दिए और एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दिए। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम लोग 2 ही रेखा खींचे हैं, 2 ही रेखा, इसके अलावा अब वृत्त पर कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम लोग 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि सभी वृत्त होते हैं दोस्तों, आप लोग पढ़ा होगा समरूप, सर्वांग, सम, असमरूप, इस सब के बारे में आप लोग पढ़ा होगा त्रिभुज पाठ में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समरूप। कैसे समरूप होता है दोस्तों, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यह एक वृत्त हो गया, इसका आकार बड़ा है और इसका एक और वृत्त हम ले लेते हैं, इसका आकार इससे छोटा है, एक और वृत्त ले लेते हैं, इसका भी आकार इससे छोटा है। तो तीनों का आकार जो है वो मतलब कि कोई आकार छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, यानी कि साइज छोटा बड़ा है, लेकिन उसका जो मेन आकार है वो आपका वही है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें हम एक व्यास खींचते हैं, यानी कि जीवा ऐसे खींच देते हैं और इसमें हम एक बिंदु ले लेते हैं बीच में तीनों में, और आर का ये भी काम करेगा, ये भी आर का काम करेगा और ये भी आर का काम करेगा, यानी कि तीनों वृत्त में आर का मान एक ही है, यानी कि बदला नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि वृत्त चाहे कितना भी बड़ा हो उसमें आर का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसी कारण यह समरूप होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो सबसे पहले तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि 2πr होता है। तो 2πr बराबर किसका है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, πr²। तो यहाँ से पाई से पाई एक कट जाएगा और आर से एक आर कट जाएगा। तो आर बराबर आपका क्या मिल जाएगा, तो आर बराबर आपका सिर्फ 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, आर बराबर 2। तो ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
अगला प्रश्न 15 नंबर देखिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त का कोण होता है। दोस्तों मान लेते हैं कि एक अर्धवृत्त है और उसका कोण कितना डिग्री का होता है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन जो है आपके मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, MBD गाइड सभी में क्वेश्चन गेस हुआ है, लेकिन वहाँ पर दोस्तों सभी में इसका आंसर 180 डिग्री दिया है। लेकिन दोस्तों सभी में इसका आंसर गलत दिया है। 180 डिग्री अर्धवृत्त का कोण नहीं होता है, क्योंकि आपका वृत्त का कोण जब 360 डिग्री का होता है तो उसका आधा हम लोग करेंगे तो अर्धवृत्त का होगा। ऐसे मतलब आप लोग सोचते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का नहीं बनता है, बल्कि 90 डिग्री का बनता है। जैसा मान लेते हैं कि यह आपका अर्धवृत्त हो गया, ये आपका अर्धवृत्त हो गया, तो यहाँ से हम लोग लंब खींचेंगे और एक यहाँ से लंब खींचेंगे और यहाँ से, तो यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा वही आपका 90 डिग्री का कोण कहलाएगा। ठीक है, वही आपका 90 डिग्री का कोण कहलाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए दोस्तों। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आप 4 को रूट में कीजिए और 4 का रूट से बाहर निकलेगा, 4 रूट से तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और 1 को रूट में कीजिएगा तो 1 का रूट के बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि 4:1 को आप लोग रूट में कीजिए और फिर उसको बाहर निकालिए, तो देखिए क्या उसका परिणाम मिल रहा है, उसका आंसर क्या मिल रहा है, तो 2:1 मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बहुलक है, यानी कि बहुलक से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड में हर बार 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर है कि 2,5,3 ऐसे करके आपको अंक ज़्यादा दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा अंक एक ऐसा है जो कि ज़्यादा बार है। तो 2 देखिए, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका मतलब कि इस अंक में 2 3 बार है, तो 3 बार अंक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। ये ना कि आप 3 लगा देना टिक, क्योंकि यहाँ पर 2 3 बार दिखाई दे रहा है तो 3 हम टिक लगा देंगे। लेकिन हम 3 टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो अंक 2 है वो 3 बार है, तो हम लोग आंसर 2 पर ही टिक लगाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर देखिए दोस्तों। 18 नंबर दोस्तों आपके ये क्वेश्चन बारंबारता से संबंधित है। क्वेश्चन है 18 नंबर दोस्तों कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण। त्वरण कहलाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्वरण। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर इस बात को समझ लेते हो तो आप 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता होती है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, यानी कि 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा और उधर 1 या 1 से छोटा, यानी कि 0 ले सकते हैं और 0.1 0.2 ऐसे ले सकते हैं, और 1 से नीचे हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 से ऊपर यानी कि 2 3 नहीं ले सकते हैं, और ना ही 0 से नीचे यानी कि माइनस में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में -0.2 है, तो माइनस में अभी हम आपको बताया कि प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता है। तो जब भी देखना कि अगर ऑप्शन में माइनस दे दिया कोई मतलब अंक के पीछे, तो आप लोग उसी को टिक लगा देना, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी माइनस में नहीं होता है। प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा और उधर क्या हो जाएगा आपको 1 या 1 से छोटा। ठीक है, ऐसे आपका प्रायिकता का मान होता है, आप लोग याद रखना। ठीक है, ऐसे करके आपके बोर्ड में, ऐसे भी करके आपके बोर्ड में दे देता है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है, अंतिम प्रश्न 20 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि tan A × cot A का मान है। दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह तो फार्मूला से डायरेक्ट है यह क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि tan A × cot A इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आप लोग फार्मूला से याद किए होंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको एक एक फार्मूला को सॉल्व करके और आपको हमेशा के लिए याद करवा दूंगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को अंत तक देख लियो तो वीडियो को लाइक कर दो, और लास्ट में कमेंट करके बताओ दोस्तों कि इसमें से कितने प्रश्नों का आप आंसर दे पाए हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यही तक रहने देते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, तो इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।